आ गया। ठीक है, चलो अब देखो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। वो सारे ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स जो जिनमें सर खुद के एक चीज और मैं कह रहा था, हाँ बोलो। सर थोड़ा सा ना आराम से पढ़ाइएगा, मैं साथ साथ में ही नोट्स बनाऊंगा। ग्रेट, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यस। वो सारे ग्रुप्स जिनमें खुद के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CHO, NO2, ठीक है, CN, यस सर। COOH, ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा। हाँ, ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, होता क्या है मेटा डायरेक्टिंग कहने का मतलब कि अगर जब ये कंपाउंड्स बेंजीन रिंग के ऊपर होंगे, ठीक है, लाइक अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 को प्लेस कर देंगे, तो अब मैंने बताया था बेंजीन की पहली पोजीशन जिस पे कोई भी ग्रुप लगा होगा वो हमेशा कौन सी होती है? पैरा। हम्म। उसके सामने वाली भी पैरा, और उसके जो नेबर्स हैं वो होते हैं ऑर्थो। ठीक है, ओके तो सर। NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग इसलिए है क्योंकि जैसे ही NO2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा वो इन पोजीशंस को डीएक्टिवेट कर देगा। अच्छा। तो आपके पास ऑटोमेटिकली कौन सी पोजीशन बच जाएंगी अटैच होने के लिए? ये वाली। ठीक है, तो चाहे वो NO2 हो, चाहे C डबल बॉन्ड हो, चाहे CN हो, चाहे COH हो, और कितने भी जिनमें खुद के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन है, वो अच्छा। सारे के सारे इनकमिंग ग्रुप्स को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। यस सर। क्लियर, इजी, अब याद रहेगा। हम्म। ठीक है, यस सर। और ये सारे के सारे याद करो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हैं। ठीक है, हम्म। बट अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से मैं इसलिए तुम्हें बोला, याद मत रखना, क्योंकि क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यस फ्लोरीन भी सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अच्छा। क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हें वो ट्रिक याद आएगी जो मैंने अभी बताई, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाली, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन में अनसैचुरेशन नहीं होती है। हम्म। अगर जब वो बेंजीन कंपाउंड पे अटैच होंगे, मतलब अगर वो रिंग पे अटैच होंगे तो रिंग पे ऐसे अटैच होंगे, सिंपल, और यस। वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देंगे। तो इसलिए अच्छा। यही याद रखना, ये मत याद रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से, वरना तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। हम्म। क्लियर, ये याद हो गया। यस। इसी के यस। अपोजिट जो सिंगल बॉन्ड वाले सारे के सारे, वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, और उसमें भी प्रेफरेंस मिलेगी पैरा को और हम्म। उसके बाद ऑर्थो को। मींस अगर तुम कोई भी चीज अटैच करोगे, तो अगर क्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है तो पहला अटैचमेंट वो इस पोजीशन पे करेगा। जब ये पोजीशन फिल हो जाएगी तब अगला कोई और ग्रुप आएगा, उसको यहां ऐड करेगा और फिर यहां ऐड करेगा। हम्म। इजी, समझ में आ गया। यस सर। हाँ, अब ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि धीरे धीरे लास्ट क्लास के अंदर तो हम लोगों ने चेन वाले रिएक्शंस की थी, वो कंपाउंड जो चेन में थे। अब हमें अरीन्स की रिएक्शंस पढ़नी है। तो अरीन्स की क्योंकि रिएक्शंस पढ़नी है तो हमें पता होना चाहिए कि कहां पे सब्स्टिट्यूएंट अटैक करेंगे। यस सर। गुड, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला था, मैंने तुम्हें डार्क और लाइट वाला केस समझा दिया था शायद, कि आयरन डार्क में होगा तो रिएक्शन कहां पर होगा, लाइट में होगी तो रिएक्शन कहां पे होगी, ये करा दिया था। तो यस सर। हमारी पहली नेम रिएक्शन आ रही है, वो है सैंड मेयर्स। ये रिएक्शन से, ये प्रिपरेशन है ना अभी? ये, इसे तुम नेम रिएक्शन भी कह सकते हो क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे ये मेथड दिया था सैंड मेयर्स ने। इसको तुम प्रिपरेशन भी कह सकते हो क्योंकि इससे हम प्रिपेयर करना सीखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। ओके सर। और डाइजोनियम सॉल्ट, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगी। डाइजोनियम सॉल्ट को हम मदर कंपाउंड कहते हैं। अच्छा। डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग मदर कंपाउंड कहते हैं, क्यों अब बताता हूँ। देखो, डाइजोनियम सॉल्ट एक ऐसी चीज है, अगर तुमने एक बार ये बना लिया ना, तो तुम अपनी बुक में कोई भी कंपाउंड है वो बना लोगे, कोई भी। तो अच्छा। तुम्हारे को ये अगर कोई कन्वर्जन नहीं आ रही है, पहली बात तो देखो ये रूल है क्या कि कन्वर्जन 2 से 3 स्टेप से ज्यादा में नहीं जानी चाहिए, मतलब तुम्हें जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जाए।
बट कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छा। बच्चे को 2 या 3 स्टेप में नहीं आ रहा होता, बच्चा बहुत मतलब प्रेशर भी हो सकता है या टफ क्वेश्चन हो सकता है या कंफ्यूज हो जाए, तो उसको मैं बोलता हूँ कि देखो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा क्या है कि एक बार डाइजोनियम बना लो। डाइजोनियम बनाने के बाद तुम्हारी बुक के सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम। अच्छा। हाँ, तो इसलिए इसको मदर कंपाउंड भी बोला जाता है, मतलब इससे तुम कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ओके सर। क्लियर? तो डाइजोनियम बनाना सीखते हैं, बनाना बहुत आसान है। इसके लिए तुम्हें चाहिए एनिलीन, एनिलीन बेंजीन पे NH2। अभी जो वर्ड सारे के सारे मैं बोल रहा हूँ ना, एनिलीन है, टोलीन है, बेंजाइल है, फिनाइल है, फिनॉल है, ये भी 11th क्लास में उसी चैप्टर में तुम्हारे हैं। यस सर। सर अब तो वैसे याद हो गए मेरे को। हाँ, वेरी गुड। बट अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो बस उसको रिवाइज रखना, क्योंकि वो तुम्हारे एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है? तो एनिलीन इसके लिए बेसिक कंपाउंड है। एनिलीन को कुछ नहीं करना, एनिलीन की रिएक्शन हमें करानी है NaNO2 प्लस एसिडिक कंडीशन के लिए हम लोग HCl लेंगे। और इस जगह पर तुम्हें टेम्परेचर याद रखना है, टेम्परेचर तुम्हें लिखना है। बुक में केल्विन में दिया हुआ है, तुम केल्विन में भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हें क्या याद रहता है। मैं डिग्री सेल्सियस में यूजुअली याद रखता हूं, तो चाहे तुम उसमें याद रखो चाहे तुम उसमें याद रखो, इट्स ऑल अप टू यू। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कम डाइजोनियम आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, सर ठीक है, NaNO2 के आगे क्या है? प्लस HCl। प्लस। अच्छा प्लस HCl। हाँ, वहां जगह नहीं थी तो मैंने HCl नीचे लिख दिया। हाँ। ओके ठीक सर। है, Cl। अब तुम पेपर में HCl की जगह HBr भी यूज कर सकते हो। अगर पेपर में HBr आ जाएगा तो डरना मत कि भैया ये कौन सी रिएक्शन है, बस Cl की जगह यहाँ पे Br आ जाएगा। क्लियर? सेकेंडली, यस सर। एक और बताता हूं, पेपर में एक थोड़ा सा और ट्विस्ट भी क्या आ सकता है, वो तुम पढ़ोगे आगे, बट मैं अभी बता देता हूं कि पेपर में कभी ये भी हो सकता है कि बेंजीन पे NH2 लगाओ और यहां पर HNO2 दिया हो, तो भी यही बन के आएगा, सेम कंपाउंड। अच्छा। अच्छा, अब ये HNO2 आया कैसे, अब ये बता देता हूं। NaNO2 प्लस HCl, NaCl आपस में यहां पर रिएक्ट करता है और HNO2 यहां से आता है। अच्छा। तो वो एक्चुअली में उन्होंने इन दोनों रिएक्टेंट्स का तुम्हें प्रोडक्ट दिया हुआ है, HNO2। ठीक है? ओके सर। तो कंफ्यूज मत होना कि HNO2 वाली रिएक्शन कौन सी है, इसे नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ठीक है? नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस, OUS। ठीक है? तो ये नाइट्रस एसिड है और ये तुम्हारी बुक में लास्ट चैप्टर में मेंशन है, तो जब वहां पर भी आएगा तो मैं वहां पर भी समझाऊंगा, बट यहां पर भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है? अब डाइजोनियम जो है ना, ये इंटरमीडिएट है, ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है। मतलब ये जो तुम्हारा कंपाउंड आया है ये वाला, ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है कि तुम यार ये तो हमने बना लिया और नाउ वी कैन कीप दिस कंपाउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज है। तुम देखो यहां पर अच्छा। नाइट्रोजन जो है अनस्टेबल फॉर्म में है, नाइट्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 गई हुई है, और जो नाइट्रोजन नहीं लेके जाता। तुम्हें पता है नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी और कोवैलेंसी 4 से ऊपर लेके नहीं जा सकता, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नाइट्रोजन जो बैठा है वो बैठा है 5 में, और वो हाईली अनस्टेबल है। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो एक्चुअली में एक इंटरमीडिएट पोजीशन है, वो कोई स्टेबल अच्छा। कंपाउंड नहीं है। इसलिए जैसे ही डाइजोनियम एक बार प्रिपेयर कर लिया, आपको उसको बहुत जल्दी रिएक्ट कराना होता है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके सर। ठीक है? तो समझ लेना कि डाइजोनियम इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, इट्स अ चार्ज स्पीशीज। नाइट्रोजन इज हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो ये तुमको यहाँ पे प्रिपरेशन दी हुई है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने रिएक्शन लिखी है, जो तुमने अपने नोट्स में भी नोट डाउन करी है, वो परफेक्टली ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार तुमने जब डाइजोनियम बना लिया,
जैसे मैंने तुम्हें भी बताया था, एक बार जब तुमने डाइजोनियम बना लिया तो उसका फायदा क्या है डाइजोनियम बनाने का, अब हम ये देखते हैं। देखो बीच में पेज कहाँ चला गया, एक और पेज, अरे यही था, इसके बाद और पेज नहीं है। चलो मेरे को लगा एक और पेज होना चाहिए, नहीं है तो ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब तुमने डाइजोनियम बना लिया, डाइजोनियम क्या है, N2Cl। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम इसमें क्लोरीन की एडिशन करो तो तुम डाल दो Cu2Cl2, आंसर आ जाएगा Cl। अगर तुम चाहते हो कि इसमें ब्रोमीन की एडिशन हो, मतलब तुम्हारा क्लोरोबेंजीन आया वैसे ही ब्रोमोबेंजीन है, तो डाल दो Cu2Br2। Br। अगर तुम चाहते हो आइडोबेंजीन है तो यहां पे डाल दो Ki, तुम्हारा आंसर आ अच्छा, यहाँ जाएगा। पे CO2I2 नहीं। अब बताता हूँ, क्योंकि CO2I2 एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। ओहो। ठीक है, तो वही यही चीज होती है, तुमने क्वेश्चन पूछा, इट्स वेरी गुड। वैसे यूजली मेरे बच्चे पूछते नहीं है ये, वो रट के बैठ जाते हैं इसे। Cu2I2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, F डालना है तो KF नहीं डालोगे, Cu2F2 नहीं डालोगे, क्योंकि वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। HBF4 ये कंपाउंड है। यस सर। क्लियर, इजी। अब यस। अगर तुम चाहते हो वापस बेंजीन बन जाए, ये वापस बेंजीन बन जाए, तो इसको अल्कोहलिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करा दो इसकी, ये वापस बेंजीन बन के आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो, ये तो अभी कुछ कंपाउंड्स मैंने बना के दिखाए हैं एक डाइजोनियम से। हम इसमें नाइट्रो ग्रुप भी लगा सकते हैं, CN भी लगा सकते हैं, CHO भी लगा सकते हैं, COH भी लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसमें n नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो तभी मैंने बताया था अगर तुम एक बार डाइजोनियम बनाना सीख गए और तुम्हें ये रिएक्टेंट्स याद हैं तो तुम कुछ भी बना सकते हो। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, पेपर में इस पे ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट ए aniline टू बेंजीन। पेपर में ऐसे आएगा, बी बेंजीन टू आयोडोबेंजीन। यस। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कन्वर्जन में। तो अब ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने करके दिखाया, तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने एनिलीन लिया अपना, एनिलीन को तुम कन्वर्ट करोगे डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करोगे, अभी मैंने बताया था, हाइड्रोलिसिस की हेल्प से बेंजीन के अंदर। 3 स्टेप में रिएक्शन खत्म। 3 स्टेप में, वैसे 2 स्टेप है, एरोज गिने जाते हैं। तो पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन टू आइडोबेंजीन, इसमें भी हो सकता है। अब पहली बात, बेंजीन तुमने बनाया, उसके बाद तुम बेंजीन से बनाना सीखोगे एनिलीन, वो तुम इस चैप्टर में नहीं सीखोगे, लेकिन वो सीखोगे तुम अमीन्स वाले चैप्टर में। जब हम अमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहां सीखेंगे कि कैसे NH2 ग्रुप बेंजीन पे ऐड कराए जाते हैं। ठीक है, एनिलीन के बाद हम लोग सीख बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद आयोडोबेंजीन। देखो हो गए 3 स्टेप के अंदर, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यूजली 3 स्टेप में सारी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएंगी। एक आध कन्वर्जन है जो 4 स्टेप तक जाती है, वो मैं बताऊंगा कौन सी, वो लास्ट में आएंगी, जो थोड़ी टिपिकल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी चीज, कन्वर्जन करने का कोई फिक्स मेथड नहीं है, मैंने बताया, तुम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। अब कोई और बच्चा हो सकता है पेपर के अंदर, वो इस वाले क्वेश्चन को, बेंजीन टू आइडोबेंजीन को ऐसे कर सकता है। तुमने बेंजीन लिया, तुम्हें याद करो मैंने लास्ट क्लास में रिएक्शन कराई थी Fe डार्क वाली, Cl2 डाला उसने, क्लोरोबेंजीन बना लिया, ठीक है।
क्लोरोबेंजीन को फिर अभी आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज NaI, उसमें NaCl बाहर हो जाएगा और आयोडोबेंजीन आ जाएगा। देखो इस बच्चे ने इस मेथड से सॉल्व किया। तो कन्वर्जन का कोई फिक्स मेथड नहीं है, तुम्हें जितनी रिएक्शंस याद होंगी तुम उस हिसाब से अपना कोई मेथड बना सकते हो। अच्छा हाँ तो देखो अब एक ही क्वेश्चन को तुमने सॉल्व करा डाइजोनियम के मेथड से, एक ही क्वेश्चन को मैंने बिना डाइजोनियम से सॉल्व करा। हाँ ठीक है, तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अप टू यू कि तुम कितने अच्छी रिएक्शंस यूटिलाइज करते हो। अगली रिएक्शन पे चले। यस गुड। अगली रिएक्शन जो है वो 11th क्लास वाली है, एडिशन ऑफ, मतलब एल्कीन से कैसे बना सकते हैं हम लोग हेलो एल्कीन। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, याद करो, पढ़ा होगा तुमने नाम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, 11th क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब हम सीख रहे हैं कैसे हम बनाएंगे एल्कीन टू हेलो एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? सी नॉर्मल एल्कीन ऐसा ही होता है, मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है हेलो एल्कीन में तो इसका मतलब क्या होगा? एक तो मेरे को इसको एल्कीन बनाना होगा, मतलब इसका डबल बॉन्ड खत्म करना होगा। दूसरा मुझे इस पे एक ना एक हैलोजन की एडिशन करानी पड़ेगी। हेलो मींस हैलोजन और एल्कीन मींस सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। सुन रहे हो परियंत? यस सर सर 1 मिनट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, एकदम से तुम्हारी तरफ से रिएक्शन आने बंद हो गया ना, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ चले गए तुम। सर नहीं गया नहीं था सर, कुछ कह रही थी। कोई ठीक है, चलो तुम्हें समझ में आया हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है? एल्कीन टू हेलो एल्कीन। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि एल्कीन क्या होता है? कार्बन का वो कंपाउंड जिसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड, और उसे हमें कन्वर्ट करना होगा हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन का मतलब क्या है कि पहले तो हमें इस एल्कीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड में, और उसमें एक हैलोजन की एडिशन करनी पड़ेगी। एग्जांपल देखते हैं, सी सी डबल बॉन्ड सी। अब मैं वैलेंसी पूरी कर रहा हूं, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे 2 H। अगला सी सी सी, यहाँ पे 3H, यहाँ पे एक जगह पे Cl, यहाँ पे 3H। अब मुझे ये बताओ इन दोनों कंपाउंड में फर्क क्या है? नंबर ऑफ सर कार्बन यहाँ पे 3 है, हाँ हाइड्रोजन सर, कितने? लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है। हाँ हाइड्रोजन कितने हुए फिर? 1 2 3 4 5 6, 5 है। 6 हाइड्रोजन है। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3। हाइड्रोजन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आ गया। इसका मतलब हमने इस कंपाउंड में क्या ऐड करा? एक एक्स्ट्रा H और एक एक्स्ट्रा Cl। इसका मतलब हमने यहां पे डाला था HCl, H का पॉजिटिव और Cl का नेगेटिव। एक नॉर्मल एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूटा, जब डबल बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे बने चार्जेस, यस सी सी, ये था डबल बॉन्ड ये। अब जैसे मैं डबल बॉन्ड तोड़ूंगा, अब तुम मुझे ये बात बताओ कौन से कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा और कौन से पे नेगेटिव? क्या इस पे पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा या इस पे नेगेटिव या पॉजिटिव बनेगा? बताओ, जब बॉन्ड टूटेगा तो। हिंट मांग सकते हो। सर हिंट है हिंट क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। याद है हमने इंडक्टिव इफेक्ट नाम की कोई चीज पढ़ी थी 11th में? यस सर। गुड, बताओ आंसर। मैं सर बीच वाले पे पॉजिटिव होगा, राइट वाले पे नेगेटिव। चलो ठीक है, अब लॉजिक लगाता हूँ, देखो तुम्हारा आंसर सही है नहीं है। देखो
ये था कार्बन, ये था कार्बन, ये है डबल बॉन्ड और ये है कार्बन। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। अब या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ सकते हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आएंगे तो इस पे आएगा नेगेटिव, अच्छा। ठीक है। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले पे आएंगे तो इस पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इससे यहां पे रोल किसका है, यहां पे रोल आता है इसका। CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप। इसका मतलब CH3 जो है वो यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन पहले से ही फोर्स कर रहा है, और अगर और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ कूदेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रिपल्शन। यस सर। तो इसका मतलब CH3 जो है इलेक्ट्रॉन यहां कूदने नहीं देगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां कूदेंगे, लास्ट थर्ड दूसरे वाले वाले कार्बन शीट पे। पे। करेक्ट, थर्ड अच्छा। कार्बन पे। और तुम्हारे चार्जेस ये आएंगे। अब तुम इसमें HCl ऐड करोगे तो H का पॉजिटिव और Cl का नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा इस वाले कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज होगा अट्रैक्ट इस वाले कार्बन पे, और आंसर बन के आएगा समझ में आया नहीं आया, आया। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तुम्हारे आंसर से। थोड़ा कम है सर। ठीक है, देखो तुम्हें याद है इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता था, अगर मैं थोड़ा बेसिक पे जाऊं तो। सर की जो चार्जेस हैं वो मूव कर, मतलब एक जगह पे नहीं रहते, मूव करते रहते हैं। देखो मैं बताता हूँ, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली में था एक ग्रुप इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है एक ग्रुप इफेक्ट, वो है ग्रुप इफेक्ट। ग्रुप इफेक्ट कहने का मतलब, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन गिविंग और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गिविंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी ओके टेंडेंसी सर। होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले कार्बन को देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल CH3 ग्रुप, ओके। C2H5 ग्रुप, ये वाले। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। एग्जाम्पल Cl, F, Br, NO2, ये सारे। अब होता क्या है, अगर तुम किसी कार्बन चेन के ऊपर, ये मेरी कार्बन चेन है, लंबी सी कार्बन चेन है, और इसमें अगर तुमने एक कंपाउंड लगा दिया Cl, तो ये Cl करेगा क्या, ये Cl इस वाले कार्बन के और इस वाले कार्बन, एक्चुअली में वो सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और होगा क्या कि Cl पे बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन ये माइनस आई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इसी केस पे अगर तुम अटैच कर दो कोई और ग्रुप, अब एग्जांपल लेते हैं दूसरा, ये है मेरा दूसरा कंपाउंड, इस पे मैंने अटैच कर दिया CH3 ग्रुप। अब यहां पे CH3 इलेक्ट्रॉन गिविंग है, तो इसका मतलब वो इनको इलेक्ट्रॉन देगा, अब बगल वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। नहीं समझ में अच्छा आया या सर, नहीं आया? थोड़ा सा। ठीक है, मैं फिर बताता हूं कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समझ में आया, विड्रॉइंग नहीं आया? सर विड्रॉइंग। विड्रॉइंग मतलब Cl वाला, वो हाँ जी। विड्रॉइंग था। देखो अच्छा सर, शायद से थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो रही है, नेट में तो, आवाज आगे पीछे आ रही है। नहीं मेरे तो ठीक चल रही है। सर मेरा आ रहा था अभी, नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। 1 मिनट रुक जाओ, वो हो जाएगा। अब आ रही है बस। हाँ, अब आ रही है। गुड। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होता है, एक कंपाउंड जो है वो अपने बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है,
सर आप कुछ लिख रहे हैं कैसे? अच्छा अब लिख रहे हैं। हाँ अब लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो वो इलेक्ट्रॉन यस। विड्रॉ कर, तुमने देखा ये Cl और कार्बन है, हम्म। इनके बीच में बॉन्ड है यस और सर। इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। हम्म। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्लोरीन। यस सर। ठीक है, क्लोरीन, और हम्म। खुद पे ले लेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसको दे देगा पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ओके। डोनेटिंग में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए ईडीजी, वो क्या करेगा, हम्म। वो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसको दे देगा और यहां दे देगा नेगेटिव पार्शियल। देखो ऊपर आया था पॉजिटिव, नीचे आया नेगेटिव, नहीं समझ में आया? ये आया आया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो अपने इलेक्ट्रॉन भी बगल वाले कार्बन पे दे देगा। यस सर। अब आया, हम्म। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इंडक्टिव इफेक्ट, क्यों, अब देखो क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं। मेरे पे ये वाला कंपाउंड था, क्लियर। अब इस पे तुम्हें HCl को ऐड करना है। अब हम सबको पता है HCl की एडिशन जो है वो यही हो सकती है, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। अब HCl जो है वो खुद किस में स्प्लिट होता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। यस अब यस सर। अब H पॉजिटिव को अगर किसी पे अटैक करना है तो उसे देखना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव तो नेगेटिव पे जाएगा ना। तो अब हमें ये देखना था कि कौन सा कार्बन किस चार्ज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन थी, क्या क्या, या तो बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और साइड वाले पे नेगेटिव, या फिर सिचुएशन ये थी कि इस पे नेगेटिव आ जाए और इस पे पॉजिटिव। तो मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था कौन सी सिचुएशन करेक्ट है और कौन सी नहीं, तो हम ये कैसे सर डिसाइड बीच करेंगे। वाली सर लेफ्ट वाली करेक्ट होगी। बिल्कुल, क्योंकि अब हम देखेंगे कि इस ग्रुप का रोल क्या है। मैंने अभी बताया जो CH3 ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसका मतलब वो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको कहां डोनेट कर रहा होगा, इस वाले कार्बन पे, है ना। तो जब वो इस वाले कार्बन पे डोनेट कर रहा है बीच वाले पे, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाले बॉन्ड के तो इस पे आएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, यस सर। है ना। तो मतलब ये वाली सिचुएशन तो इम्पॉसिबल है कि ये वाला हाँ। बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो करेक्ट सिचुएशन कौन सी है, ये वाली। यस सर। तो H कहां पर ऐड होगा, इस वाले C पे, और Cl कहां पर ऐड होगा, यहां पे। समझ में आया अब पक्का, यस सर। या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? सर अब आ गया अब आ गया, अब इजी लग रहा है, थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये फ्रॉम एल्कीन्स वाला टॉपिक 4 लाइनों का एक बार रीड करो, फिर आगे चलते हैं। और घर पे फिर अगेन थोड़ा सा होमवर्क है 11th क्लास का ही, पीछे से जो शायद मेरे ख्याल से 12 चैप्टर है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, उसको रीड करना, ओके सर। उसको रिवाइज करना।
यस सर, पढ़ लिया। हाँ, ये वाला काफी इजी था क्योंकि इसमें इन्होंने इवन नंबर के कार्बन्स लिए हुए थे, तो तुम कैसा भी आंसर बनाओ आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने तुम्हें टफ वाला करा दिया जिसमें मैंने लिए हुए थे ऑड नंबर के कार्बन्स, मतलब मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया हुआ था जिसमें तुम्हें देखना था कि Cl कहाँ पे जाएगा और H कहाँ पे जाएगा। जो इन लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये जो है, इसमें तो तुम कुछ भी बना लो, मतलब C डबल बॉन्ड C है मेरा, ठीक है, C डबल बॉन्ड C है मेरा। अब मैं चाहे क्लोरीन यहाँ अटैच करूं यहाँ अटैच करूं, बात बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ से 1 क्लोरो एल्कीन आएगा, एल्केन आएगा, ओ 1 क्लोरो Yes. इथेन आएगा, है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ अटैच करूंगा Cl तो मेरा आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ अटैच करूंगा तो आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो वो हमने सीख लिया कि मार्कोनिकॉफ रूल हम यूज करते हैं, जिसमें हमें ये देखना होता है कि पॉजिटिव कहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। गुड, समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब जरा मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे जो नीचे 10 एग्जांपल 10.4 है। यस सर। क्या हो गया, तुम इतना घबरा के क्यों बोल रहे हो? किसी को गोली थोड़ी ना मारनी सब है। पढ़ रहा था। अच्छा नहीं ऐसा। ठीक है, पेरोक्साइड में याद करो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो भी हमने किया उसका उल्टा बन के आएगा। यस सर। याद है पर एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, पेरोक्साइड यूज करते थे, तो जो भी अभी हमने किया है बिल्कुल उसका उल्टा। चाहो तो मैं सर करा के दिखा फर्स्ट सकता हूँ। पार्ट, सर नहीं पेरोक्साइड रूल तो मुझे याद है। सर फर्स्ट पार्ट में सर Br लगेगा बीच वाले कार्बन पे। हाँ, तुम पता है क्यों लग रहा है? सर मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ बिल्कुल, बट तुम्हें पता है बेंजीन रिंग होती है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। अच्छा। जो बेंजीन रिंग होती है, मैं लिख करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये बेंजीन थी, ये कंपाउंड यस बना हुआ सर। है, इसके बाद C है, हाँ फिर डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे 2 H है, यही है, तुमने इसमें डाला HBr, हाँ जी। ठीक है। अब हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव कहाँ बनेगा, यहाँ या यहाँ, क्लियर। तो ये जो कंपाउंड है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यस सर। पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव। H पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव वाले पे और Br नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे, इसलिए Br बीच में है, ये रहा। ओके सर। समझ में आ गया? अब आया ये वाला कंपाउंड, इसके अंदर अभी तुमने देखा यहाँ पर मैंने अभी बताया था ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कार्बन की चेन हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, यस सर। तो इसलिए Cl कहां पर आया, ये रहा। तो तुम्हें, CH2 पे। हाँ तो तुम्हें, अच्छा CH पे CH पे। हाँ CH पे, तो तुम्हें बस ये देखना पेरोक्साइड में उल्टा होता है। क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाला ही था, फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं लेकिन आंसर उल्टे आए हैं, क्यों? वहां पे देखो Br, हाँ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है और रिजल्ट डिफरेंट आता है। इजी? यस। आगे चले? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आती है वही मेथड जो मैं तुम्हें कल बता रहा था कि आयोडीन और फ्लोरीन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन और ब्रोमीन जैसी नहीं है। तो साइंटिस्टों ने उसके लिए एक मेथड निकाला जिसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज, इसमें होता क्या है कि हम लोग किसी भी ग्रुप में या कंपाउंड में सबसे पहले या तो क्लोरीन का एडिशन करेंगे या ब्रोमीन का एडिशन करेंगे, और इनको फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करा देंगे अगर फ्लोरीन चाहिए या आयोडीन चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन था अभी तुमने पीछे पढ़ा, ठीक है, ये था एक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इससे तुम्हारा आंसर आया CH3 CH2 Cl,
क्लियर? तुम यस इसमें HI और HF यूज नहीं कर सकते फर्स्ट स्टेप में, नहीं होगी रिएक्शन। तो तुम्हें पहले Cl का एडिशन करना पड़ेगा और यहां पर यूज करोगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अच्छा Cl को हटा के I या F लगाने के लिए IIF हम डायरेक्टली नहीं ला सकते। नहीं लगा सकते। जैसे अब तक हम Br और Cl लगाते हुए आ रहे हैं, तुमने नोटिस किया होगा अब तक जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी है वहां पर कहीं पर हमने I और F नहीं लगाया, हमने सारी रिएक्शन Cl और Br की पढ़ी है। यस सर। तुमने अल्कोहल से 5-6 रिएक्शन पढ़ी, अभी हमने देखी थी सारी रिएक्शंस, और अब ये भी आ गई है। वो यही है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि F और I काम नहीं करते डायरेक्टली, तो उसके लिए पहले तुम्हें दूसरा हैलोजन लगाना पड़ेगा एंड लेटर ऑन हम उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो पहली रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है फिंकलस्टीन। नेम रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पे है, अगेन फिंकलस्टीन। थोड़ी वो कर दी है बड़ी तो मैं दिख जाए, फिंकलस्टीन। ये जो यूज होती है ये होती है आयोडीन प्रिपेयर करने के लिए या आयोडो कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए। आयोडो कंपाउंड्स बड़ी आसान सी रिएक्शन है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर मैंने तुम्हें कल पेपर में दिया कि बेंजीन से मुझे बना के दिखाओ आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, तो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पहले बेंजीन ली, बेंजीन पे क्लोरीन लगाना तो तुम्हें आता है, Fe डार्क, Cl2 डाला Fe डार्क में, ये रिएक्शन तुमने याद करी है, Cl आ गया, और इसके बाद अब तुम लगा दोगे फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग NaI से रिएक्शन कराते हैं बस। अच्छा NaCl बाहर निकल जाएगा, इसे स्पेशली सिर्फ आयोडो कंपाउंड्स के लिए होती है। सिर्फ आयोडो, फिंकलस्टीन सिर्फ आयोडो कंपाउंड्स के लिए। ओके सर। और यहां पर आ जाएगा I। तो तुम देख सकते हो कि कैसे हमने Cl को रिप्लेस कर दिया आई से। I से। क्लियर? और ये है रिएजेंट फिंकलस्टीन का, NaI। ठीक है, तो अभी देखो मैंने जब तुम्हें डाइजोनियम पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि तुम आयोडो बेंजीन के लिए ऐसा भी है कि तुम वो बना लो डाइजोनियम सॉल्ट और उसके बाद KI से रिएक्ट करा दो, या फिर ये मेथड था जो दूसरा था फिंकलस्टीन। अब दूसरी रिएक्शन करते हैं जो कि यूज होगी फ्लोरीन के लिए, वो सिर्फ फ्लोरो कंपाउंड्स बनाती है और उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन, और ये बनाती है फ्लोरो कंपाउंड। रिएक्शन बिल्कुल वही है जो तुमने ऊपर पढ़ी थी, सेम, कोई चेंज नहीं है, बस फर्क क्या होगा, हम लोग NaI की जगह क्या यूज करेंगे, AgF। अच्छा AgF। हाँ, NaF यूज नहीं करेंगे, AgF यूज करेंगे, और काम वही होगा जो ऊपर हुआ है सारा। मतलब तुमने बनाया था वहां पे क्लोरोबेंजीन, इसकी जगह पे तुम AgF डाल दोगी और डाल दोगे, और यहां पर आ जाएगा F। हो गया एक्सचेंज? समझ में आया? यस सर। इजी था हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। ओके, अब ये जो है इंटेक्स, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुम कंप्लीट करना, ठीक है? क्लियर? सारे के सारे कोई रिएक्शन कोई, मतलब मैं बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन बकवास है जो तुम्हें नहीं करना है, वो ये वाला है, फोर्थ, ठीक है? थर्ड नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ। फिफ्थ का कोई सा भी पार्ट पेपर में आ सकता है, ठीक है? सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है 10.2, वो वो है रीजनिंग, कि यूजुअली हम हैलोजनेशन रिएक्शन में, चाहे कोई सी भी हैलोजनेशन हो, एसिडिक कंडीशन जब हमने बोला है तो हम कभी भी H2SO4 यूज नहीं करेंगे सर, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। अच्छा वो क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं समझा देता हूं, चलो होमवर्क में नहीं, मैं ही करा देता हूं। देखो H2SO4 के साथ क्या केस है कि H2SO4
डिहाइड्रेटिंग तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, वो तुमने सही बोला, बट वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कल तुम्हें क्वेश्चन दिया कि जरा ये तुम्हारा क्वेश्चन है और इसमें ना मुझे OH की जगह Cl चाहिए, मतलब अभी हमने याद करो प्रिपरेशन करके आए अल्कोहल से, तो मैंने बोला कि Cl है, तो तुमने क्या किया, चलो सर मैं ना NaCl यूज कर लेता हूँ, NaOH बाहर निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, और एसिडिक कंडीशन है, मैं H2SO4 लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे तुमने H2SO4 लिखा, ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि H2SO4 क्या करेगा, NaCl को ब्रेक कर देगा और यहां से निकाल देगा Cl2 गैस, कंपाउंड में क्लोरीन ही नहीं बचेगा। यस सर। सिमिलरली अगर तुम आयोडीन ऐड कराना चाहते हो तो वो I2 गैस बना देगा, ब्रोमीन की ब्रोमीन गैस बना देगा Br2, फ्लोरीन की फ्लोरो गैस, फ्लोरीन गैस आ जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हें यहां पर यूज करना होगा एक माइल्ड एसिड, H2SO4 जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड तुम यूज नहीं कर सकते हैलोजेंस के साथ। तो माइल्ड एसिड में तुम कौन सा यूज कर सकते हो, अगर तुम यूज करना चाहते हो तो नाइट्रिक एसिड यहां पे काम कर सकता है, या कार्बोनिक एसिड। वैसे वो पूछेगा नहीं तुम्हें, तो बस मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो तुमसे यही पूछेगा कि H2SO4 क्यों यूज नहीं करते, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्लोरीन कंपाउंड को डिसोसिएट करके क्लोरीन गैस में इवॉल्व कर देता है। और हमें यहाँ पे यूज करना होता है वीक एसिड, जो कि H2CO3 HNO3 होगा, ठीक है। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा थोड़ा सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, रीजनिंग का पोर्शन है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हर चैप्टर में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हर चैप्टर में कॉमन है, जैसे जब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखो यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी या सॉल्युबिलिटी, ये कॉमन है, ठीक है। और जब बाकी चैप्टर्स आएंगे, जब अल्कोहल वाला चैप्टर चालू होगा और जब एसिड वाला चैप्टर चालू होगा, कार्बोक्सिलिक वाला, तो इसमें पूछी जाएगी एसिडिटी, ये भी फिजिकल नेचर में आती है। और जब अमीन वाला चैप्टर होगा तब हम पढ़ेंगे बेसिसिटी। तो इस चैप्टर में हैलोएल्किन हैलोरीन में बस हमें ये दो चीजें पढ़नी है, क्या, सॉल्युबिलिटी या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं तुम्हें बेसिक अभी समझा देता हूं इसके अंदर क्या है। अब मुझे तुम ये बताना, तुम्हारे पर एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 और एक कंपाउंड है CH3 CH3, तुम्हारे हिसाब से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा स्लैश बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों, व्हाई, रीजन? सर बॉइलिंग पॉइंट सर सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये तो अगले लेवल का रीजन दे रहे हो, वैसे तो इसका आंसर बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही सिंपल है, खुद सोचो, सरफेस एरिया तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। सर जितनी लंबी चेन उतना ज्यादा इजी होगा ब्रेक करने का। दोनों ही चेन है, और जितनी लंबी चेन होगी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी तो ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ सकता है। तुम्हारे को मैं 100 ग्राम मक्खन दूं और तुमको 1 किलो मक्खन दूं और दोनों को बोलूं सेम हीट पे बॉईल करो, कौन सा जल्दी मेल्ट होगा या बॉईल होगा? एक साथ होंगे दोनों। क्या बात कर रहे हो, सही में? हैं? तुम्हें नहीं लगता कि मास का सर इम्पैक्ट पड़ता है? सर बॉईल होने तो एक साथ बॉइलिंग पॉइंट दोनों का आसानी सेम टाइम नहीं पे। वो टाइम। ओ सर तुम खुद भी तो देखो ना, मास का इम्पैक्ट पड़ता है। मम्मी एक बंदे के खाना बनाती हैं, ठीक है, और मम्मी 50 बंदों के लिए खाना बनाती हैं, फर्क लगता है ना। तुम चाहे अमाउंट ऑफ हीट सेम ट्रांसफर कर रहे हो, बट मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स बढ़ गए, तो
सबसे पहला, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, वेट इंक्रीज हो जाता है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। जो तुमने मुझे रीजन दिया वो रीजन वैलिड है, बट वो उन केसेस में वैलिड है जब दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो। एग्जांपल ये, अब मैं तुमसे ये पूछता, अगर मान लो कि ए सर 4 ऐसे एक मिनट प्लीज। हाँ हाँ यस सर। अब ये दोनों कंपाउंड्स देखो, दोनों में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, दोनों में सेम हाइड्रोजन है, सेम हाइड्रोजन है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है। यस सर। क्लियर? अब जब मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में तब भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहां पे तुम्हारा वाला कॉन्सेप्ट अब लगेगा एरिया वाला। जिस चीज का एरिया जितना ज्यादा होता है उसको मेल्ट करना और बॉयल करना उतना आसान होता है, क्योंकि हीट जो है वो इवनली स्प्रेड होती है। अच्छा। है ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं, मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, मम्मी तुम नोटिस करा करो, रोटी जो है वो हमेशा तवे पे बनती है, तवा इज फ्लैट, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। है ना? अगर सोचो तवा ट्यूब की शेप में होता तो रोटी जल्दी नहीं बनती, क्योंकि एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतना ही गिरता चला जाएगा। ये 5 कार्बन है लेकिन इनका एरिया कवरेज ज्यादा है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। एग्जांपल देख लो, तुम्हारी बुक में दिया हुआ ये रहा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने हैलोजन है, एक हैलोजन, एक हैलोजन, एक हैलोजन। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में फर्क देखो, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका सबसे कम। क्यों? इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, सरफेस एरिया कम है। इसमें एक ब्रांच आ गई, सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ गया। इसमें 2 ब्रांच आ गई, सरफेस एरिया और बढ़ गया, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। ओके, इनवर्सली डिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया बिल्कुल, सरफेस एरिया के जितना एरिया बढ़ता जाएगा चीज उतनी जल्दी मेल्ट और बॉयल होती जाएगी। आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, इजी, कोई डिफिकल्टी होगी इसमें? तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, देखो पहला 11th क्लास का वो चारों इफेक्ट पढ़ने हैं तुम्हें। दूसरा होमवर्क 11th क्लास से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रिवाइज करना है। अच्छा। तीसरा इंटेक्स के क्वेश्चन और जो एग्जांपल्स। पांचवा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के तुम नोट्स प्रिपेयर करोगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम्हें 3-4 कंपाउंड दे देंगे और कहेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी। ये 5 चीजें तुम करके रखोगे नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके सर। हो जाएगा इजी, क्योंकि अब तुम्हारे को 2 दिन मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी ट्यूसडे को होगी, तो तुम्हारे पास पूरा संडे भी है और मंडे भी है। सर वैसे मेरा पेपर होगा मंडे को, तो फिर तो क्या मंडे को पेपर के बाद ही पढ़ लेना, क्लास तो ट्यूसडे की होगी सर ना। कर लूंगा, हाँ जी सर, पूरा तो कर लूंगा, मैं बस बता रहा था। वो तो मुझे पता तुम्हारा मंडे को 12 का एग्जाम है, बट यार अब देखो ना, हम लोगों को देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट चीजें करा दूं, क्योंकि देखो टाइम नहीं है ना। और जो थोड़ा बहुत थ्योरी का और 11 का रिवीजन है वो तुम कर लो, अगर नहीं होता है वो तुमसे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अगर तुम मुझसे 11 का कुछ क्वेश्चन लेके आ जाओगे मैं नहीं बताऊंगा, तो मुझे बोलोगे कि सर मेरे को 11 का आपने कॉन्सेप्ट होमवर्क में दिया था, मुझसे नहीं हो, मुझे समझा दो, मैं वो भी समझा दूंगा। तुम अगर मुझे बोलोगे कि आपको कि तुम्हें मार्कोनिकॉफ समझना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस 10 मिनट पहले बोल देना, जिससे मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करना होता है, मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, तो बस हाँ, तो मुझे क्लास से 10 मिनट पहले बता देना कि सर ये टॉपिक कराना है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मैं डाउनलोड कर लूंगा। जैसे आज देखो हमने लास्ट क्लास में डाउनलोड कर ली थी, तो देखो कोई टाइम नहीं लगा, क्लास एकदम से स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को अगेन 4 o'clock। ठीक है, टेक केयर, ओके बाय। मैं तुम्हें, अच्छा तुम्हारे जो वीडियो आ रहा रिकॉर्ड करके उसकी क्लैरिटी ठीक थी लास्ट टाइम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम।
हम्म